हेलो स्टूडेंट, मैं नितिन आर्य और आज हम सिंप्लेक्स मेथड को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जो प्रॉब्लम हमने यहाँ पर मेंशन की है वो प्रॉब्लम में कंस्ट्रेंट जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू फॉर्म में लिए हैं। तो लास्ट टाइम पे हमने जो प्रॉब्लम ली थी, लास्ट वीडियो में जो प्रॉब्लम ली थी वहाँ कंस्ट्रेंट लेस देन और इक्वल टू फॉर्म में थे, जहाँ हमने सिंपल सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई किया था। अगर एक भी कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू या इक्वलिटी में हो तो उस केस में हमें बिग एम मेथड अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो यहाँ दोनों ही कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू फॉर्म में है, तो जो मेथड यहाँ एप्लीकेबल होगा वो बिग एम, एक टू फेज मेथड भी है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिग एम मेथड। तो यहाँ पहले बेसिक स्ट्रक्चर देखें सिंप्लेक्स का। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम में है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस में होना चाहिए, मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम में होना चाहिए। राइट हैंड साइड पॉजिटिव होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट अवेलेबल होने चाहिए। दोनों ही कंडीशन ओके है, राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट अवेलेबल है, बस ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम में है। सबसे पहला काम जो रहेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमम में चेंज करना, राइट। तो मैक्सिमम मिनिमा का बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं। किसी भी फंक्शन का अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी एक्स पर इस फंक्शन का मैक्सिमा है तो इसके नेगेटिव फंक्शन जो होगा उसके इसी पॉइंट पर मिनिमा होगा, इसी पॉइंट पर इस फंक्शन का मिनिमा होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हम क्या करेंगे, अगर z को माइनस से मल्टीप्लाई, इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस z हो जाएगा, ये माइनस x1 होगा और ये माइनस x2 होगा। ऐसा करते ही ये जो मिनिमम है ये मैक्सिमम में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब इस मैक्सिमम ऑफ माइनस z इक्वल टू माइनस x1 माइनस x2, ये अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। अब इसकी जगह हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे मैक्सिमाइज करेंगे। वहां तो इसे मिनिमाइज करना था, तो जहां इसका मैक्सिमम होगा इस फंक्शन का, वहीं उसी पॉइंट पर इसकी वैल्यू मिनिमम होगी। नेक्स्ट पार्ट, हमें कंस्ट्रेंट को इक्वलिटी में कन्वर्ट करना है। कंस्ट्रेंट किस तरह इक्वलिटी में कन्वर्ट होंगे, दोनों ही कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म में है। अगर ये लेस देन होते तो हम कुछ ऐड करने पर इसके बराबर करते हैं। अगर यहाँ ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से कुछ ज्यादा है तो इसे इक्वल करने के लिए यहाँ से कुछ कम करना होगा। जो वेरिएबल हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से हमने s1 वेरिएबल सब्ट्रैक्ट किया फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी से, और सेकंड वाली से s2 वेरिएबल। तो ये सब्ट्रैक्ट करते ही दोनों ये इक्वलिटी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, यहाँ से s1 सब्ट्रैक्ट किया और यहाँ से s2 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये s1 s2 जो है ये है सरप्लस वेरिएबल्स, जहाँ ये दोनों नॉन नेगेटिव भी है भाई। x1 x2 s1 s2 ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि अगर नेगेटिव वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी तो ये अगर नेगेटिव होगा तो ये तो उसको नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करके माइनस माइनस प्लस होकर और बढ़ा देगा। तो ये वैल्यू जो चीज माइनस करनी है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। दैट मींस कुछ डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी ही ऐड करेंगे रिड्यूस करने के लिए, या कोई नॉन नेगेटिव क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे रिड्यूस करने के लिए। तो यहाँ से फिर मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, हमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनानी है, इनकी कोफिशिएंट की मैट्रिक्स लिखनी है। मैट्रिक्स लिख सकते हैं। इसके पहले मैं एक चीज और डिस्कस करता हूँ। s1 s2 की कॉस्ट कितनी दी थी हमने, आपको याद हो तो हमने सिंप्लेक्स मेथड किया था। हमने कहा था जो स्लैक वेरिएबल्स हैं इनकी कॉस्ट 0 0 होती है, तो सरप्लस वेरिएबल की कॉस्ट भी 0 0 ही रखनी है। स्लैक वेरिएबल हो या सरप्लस वेरिएबल हो, कॉस्ट 0 0। एक चीज तो माइनस z दिक्कत देगा, तो एक काम करें, इस माइनस z को मैं z डैश लिख देता हूं, वेयर z डैश इक्वल टू माइनस z। भाई नोटेशन में माइनस z थोड़ा सा और लग रहा है, माइनस को ट्रेड तक कैरी करना होगा, तो मैंने z डैश लिख दिया। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल सिंप्लेक्स मेथड की तरह ये पूरा प्रोसेस हो गया। अब मैं मैट्रिक्स बना रहा हूं 2 1 1 7 1 0 0 1 माइनस 1 0 0 माइनस 1, राइट। ये आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन गई। इनके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल जो है वो x1 x2 s1 s2। यहाँ तक कोई भी चेंज नहीं है पिछले मेथड से, जो सिंप्लेक्स मेथड जिसने देखा है उसके लिए यहाँ तक का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। लेकिन दिक्कत एक है, फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बनाने के लिए हमें यहाँ पर 1 0 0 1 रिक्वायर्ड है। मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि
फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बनने के लिए यहाँ जरूरी है 1001 बने, जो यहाँ नहीं है। हम क्या किया जाए, ये बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दो नए वेरिएबल ऐड करेंगे। यहाँ पर दो नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने होंगे। ये वेरिएबल कहलाते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल। पहले वाली इक्वेशन में a1 लिखा मैंने, a1 ऐड किया, और दूसरी वाली इक्वेशन में a2 ऐड किया। देखो फिजिबल बनने के बाद आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड हो रहा है, ठीक है। तो s1 तो माइनस किया मैंने इसमें से, और a1 ऐड किया है, s2 माइनस किया और a2 ऐड किया है। और ये जो a1 a2 ऐड करने से क्या हुआ, यहाँ हमें बेसिस मिल गया। 1001 जो है वो बेसिस बनाएगा, ये हमें मिल गया, राइट। अब क्योंकि हम बिग एम मेथड कर रहे हैं, तो इस a1 a2 की कॉस्ट जो है यहाँ हमें -m और -m लेनी है, बस यही इंपॉर्टेंट है। तो क्या a1 a2 ऐड करना, जब भी कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म में है तो a1 a2 ऐड होगा। तो सरप्लस माइनस करेंगे और आर्टिफिशियल ऐड करेंगे। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि अगर कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू है तो हम प्लस s करते हैं, सिर्फ स्लैक वेरिएबल ऐड होता है इक्वल करने के लिए। जब कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू है तो कुछ माइनस भी करना होता है और कुछ आर्टिफिशियल ऐड भी करेंगे। तो -s करेंगे, सरप्लस वेरिएबल सब्ट्रैक्ट किया और आर्टिफिशियल ऐड किया। और अगर सिर्फ इक्वलिटी होता ना, तो इक्वलिटी करने के बनने के बाद हमने क्या ऐड किया था, आर्टिफिशियल ऐड किया था। तो इक्वलिटी में सिर्फ a ऐड करना है, इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता। या तो लेस देन होगा, या ग्रेटर देन होगा, या इक्वल टू होगा। तो तीनों टाइप की प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगी। इन दो तरह की प्रॉब्लम के लिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए बिग एम एप्लीकेबल है, और ये सिंपल सिंप्लेक्स मेथड, राइट। यहां से हम फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये अपना स्ट्रक्चर इतना होने के बाद में अब हमें फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल की तरफ प्रोसीड करना है। तो मैं फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बनाने जा रहा हूं। इसके बाद में फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल के बाद में हर क्वेश्चन सेम होता है, कोई चेंज नहीं होगा, चाहे कोई भी मेथड हो। फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बनने के बाद हर प्रॉब्लम सेम है। तो वही बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा प्रॉब्लम का, CB XB B X1 X2 S1 S2 A1 A2 प्रॉब्लम साइज थोड़े लार्ज हो जाते हैं, जैसे जैसे साइज बड़ी करेंगे ना प्रॉब्लम की, तो नंबर ऑफ सिंप्लेक्स टेबल बढ़ती जाती है, तो अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा लेंथी बनाती है। यहाँ हमें ZJ कैलकुलेट करना है और यहाँ ZJ माइनस CJ कैलकुलेट करना है। तो मैं इसे थोड़ा सा स्पेस बना देता हूँ यहाँ पर, इसको डिलीट करके। चलिए, सेम आउटलाइन है। XB बेसिक वेरिएबल कौन से होंगे, जिनके करस्पॉन्ड 1001 है। तो A1 और A2 जिनके करस्पॉन्ड 10 है वो पहले नंबर पे आता है, दैट मींस A1 पहले नंबर पे आएगा, और जिसके करस्पॉन्ड 01 है वो दूसरे नंबर पे आएगा। A1 वेरिएबल पहले नंबर पे, A2 दूसरे नंबर पे, ठीक है। A1 की कॉस्ट कितनी है ऑब्जेक्टिव में, मैंने डिलीट कर दी यहाँ से, -m थी, -m S1 S2 की 0 थी, और इनकी -1 रिमेंबर मैक्सिमम में चेंज करने के बाद मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ -m A1 -m A2 जब तक, ओके। तो A1 A2 की कॉस्ट यहाँ -m है, यहाँ भी ठीक है। B वाला कॉलम जो है वो सॉल्यूशन कॉलम होता है। यहाँ पर राइट हैंड साइड वाली वैल्यू आती है 4 और 7, बाकी सारी कोफिशिएंट एज इट इज आएंगे, 2 1 1 7 -1 0 0 -1 1 0 0 1, राइट। फर्स्ट स्टेज में सॉल्यूशन A1 = 4 A2 = 7 है। तो क्या ये सॉल्यूशन ऑप्टिमम है, क्या ऑप्टिमलिटी कंडीशन चेक करते हैं, उसके लिए हमें ZJ माइनस CJ कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ इस स्टेज में तो ZJ कैलकुलेट करते हैं, या ZJ माइनस CJ कैलकुलेट करना है। ZJ कैसे निकलेगा, कॉस्ट वाले कॉलम को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, -m × 2 -2m -m × 1 -m, तो -2m -m -3m, तो ZJ आ गया -3m, -m -7m -8m,
m हो गया और यहाँ 0 है तो m आएगा, 0 और m है तो ये भी m होगा, माइनस m और 0 माइनस m, यहाँ भी माइनस m और 0 माइनस m। अब क्या करना है, zj में से cos को माइनस करना है c को, तो माइनस 3m में से -1 को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा माइनस 3m प्लस 1, ये माइनस 8m प्लस 1, m माइनस 0 m माइनस 0 m, माइनस m प्लस m 0, माइनस m प्लस m 0। एक चीज ध्यान रखना, ये जो 1 0 0 1 है इसके नीचे zj माइनस cj जो भी आ रहे हैं वो हमेशा 0 रहेंगे। ये जो भी बेसिक वेरिएबल्स हैं इनके करस्पॉन्ड zj माइनस cj 0 आएंगे, ठीक है। अब क्या सारे zj माइनस cj ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है क्या? क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या? नहीं है, क्यों? क्योंकि माइनस 3m माइनस 8m, भैया m m हमने जो लिया था वो m क्या है, बिग M मेथड, जो बिग M मेथड हमने लिया है ये M वास्तव में बिग है, M इज अ वेरी लार्ज नंबर, M में भी इनफाइनाइटली लार्ज, राइट। तो M इतना बड़ा है कि इसमें तो कुछ ये इसका तो कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं, ये क्या ऐड कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बेसिकली ये माइनस 3m और माइनस 8m, इसमें मोस्ट नेगेटिव कौन सा है ये देख लो, इससे काम चल जाएगा। डेफिनेटली माइनस 8m जो है वो मोस्ट नेगेटिव है, तो ये इसके करस्पॉन्ड जो वेरिएबल आएगा वो वेरिएबल एंटर करेगा और zj माइनस cj जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है, तभी हमने आगे प्रोसीड किया है। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता तो यही अपना सॉल्यूशन होता, a1 इक्वल टू 4 a2 इक्वल टू 7, दैट्स इट, खत्म, फिनिश। लेकिन ऐसा नहीं है, तो हमने क्या किया, फिर कुछ अपडेट करना है। अब अपडेट करने के लिए इन दो में से किसी एक जगह पर बाकी जो 4 वेरिएबल हैं जो यहां नहीं है, x1 x2 s1 और s2, ये 4 वेरिएबल हैं जो यहां नहीं है, इनमें से कोई एक यहां कहीं रिप्लेस करने वाला है किसी एक को, या तो a1 को करेगा या a2 को करेगा। किससे करना है पहले तो कौन सा करेगा? अब मोस्ट नेगेटिव zj माइनस cj करस्पॉन्ड जो वेरिएबल है वो आपका x2 है, दैट मींस x2 रिप्लेस करेगा। तो x2 क्या हो गया, एंटरिंग वेरिएबल हो गया या इनकमिंग वेरिएबल हो गया, x2 एंटर करेगा बेसिस में, इनमें से कहीं x2 आएगा। और x2 आते ही हमने ये जो कॉलम है आपका, ये कॉलम क्या हो गया, ये कॉलम आपका की कॉलम हो गया, ये कॉलम की कॉलम हो गया, राइट। अब कौन सा वेरिएबल डिपार्ट करना है ये निकालना है। कैसे निकलेगा, हमें सॉल्यूशन वाले कॉलम में इनको डिवाइड करना है 4/1, 4 और 7 सॉल्यूशन वाले कॉलम में 4 और 7, और इनमें डिवाइड करना है इनको 1 और 7 को, 4/1 और 7/7। तो ये तो हो गया 4 और ये हो गया 7/7 1। तो मिनिमम कौन सा है, मिनिमम रेशियो जो आ रहा है दैट इज 1, तो किसके करस्पॉन्ड है, a2 के करस्पॉन्ड। तो a2 हो गया डिपार्चरिंग वेरिएबल, दैट मींस a2 सिस्टम से बाहर निकल गया, इस बेसिस से a2 बाहर निकलेगा, राइट, और x2 एंटर करेगा। और ये जो रॉ है a2 वाली, ये रॉ क्या कहलाएगी, ये रॉ कहलाएगी, क्या कहलाएगी, की रॉ, की रॉ। ये जो रॉ है ये रॉ है की रॉ, और ये जो एलिमेंट है कॉमन, ये एलिमेंट की एलिमेंट है। तो 7 जो है दैट इज की एलिमेंट। तो हमने देख लिया एंटर कौन सा कर रहा है, x2 कर रहा है, दैट मींस x2 आएगा, किसकी जगह पे आएगा, a2 की जगह, a2 की जगह x2 लिखना है नेक्स्ट टेबल में हमें। और की एलिमेंट 7 है, दैट मींस 7 इंपॉर्टेंट रोल, की रोल प्ले करेगा नेक्स्ट टेबल बनाने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट टेबल की तरफ प्रोसीड करते हैं। इसे मैं डिलीट कर रहा हूं क्योंकि स्पेस यहां इतना नहीं है कि हम सारा एक साथ कर सकें। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक चीज और बता दूं कि हमने a2 को डिपार्ट किया है, a2 डिपार्ट हो रहा है। तो a2 क्या है, बेसिकली a2 आर्टिफिशियल वेरिएबल है, ठीक है। इस आर्टिफिशियल की वैल्यू है, आप देखना अगर मान लो इस आर्टिफिशियल की वैल्यू नॉन जीरो आ जाए तब क्या होगा। ये आर्टिफिशियल हमने कब ऐड किया था, सिस्टम के फिजिबल बनने के बाद, इक्वलिटी बनने के बाद हमने a1 a2 ऐड किए थे। यहाँ -s1 -s2 करते इक्वलिटी बन गई थी, उसके बाद हमने a1 a2 ऐड किए सिर्फ बेसिस बनाने के लिए, प्रोसेस यूनिफॉर्म करने के लिए। अगर मान लो किसी एक की वैल्यू 0 नहीं आए, नॉन जीरो आ जाए तब क्या होगा,
नॉन जीरो आते ही ये सिस्टम जो है वो इनफिजिबल बन जाएगा भाई, ये इक्वेशन फिजिबल ही नहीं रहेंगी, ये साइड ज्यादा हो जाएगी, इससे इक्वलिटी नहीं रहेगी, फिर इनफिजिबल सिस्टम हो जाएगा। तो बेसिकली ये तो जीरो ही होना है, इसलिए एक बार आर्टिफिशियल वेरिएबल डिपार्ट हुआ तो हुआ, वापस एंटर नहीं होगा, ये ध्यान रखना। हमने इस टेबल से जैसे a2 डिपार्ट हो रहा है, तो a2 डिपार्ट अगर हो रहा है तो a2 को वापस एंटर नहीं करना है, तो अब a2 को कैलकुलेट भी नहीं करेंगे, जब एंटर नहीं करेंगे तो वापस कैलकुलेट भी नहीं करना है। तो मैं इसे आप क्रॉस कर दें, नहीं तो उसको नेक्स्ट टेबल में नहीं लिखे हैं, पेंसिल से क्रॉस आउट कर दें, नहीं तो इसको इस तरह से क्रॉस आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टेबल में गलती से ये वैल्यू क्यों कैलकुलेट करें हम, ठीक है। तो ये 4 वैल्यूज नेक्स्ट टेबल में कम हो जाएंगी, तो अगली टेबल कुछ छोटी होने जा रही है इससे एग्जिस्टिंग टेबल से, तो 4 वैल्यू कम हो रही है। फिर वही CB XB B सॉल्यूशन X1 X2 S1 S2 और A1 A2 हट गया, क्यों? क्योंकि A2 डिपार्ट किया था ना, तो A2 को हमने हटा दिया। अब यहाँ CJ एज इट इज रहेगा, CJ में कोई चेंज नहीं होता है, कॉस्ट एज इट इज रहती है -1 0 0 और -m में कोई चेंज नहीं है। यहाँ A1 एज इट इज है, A1 में कोई चेंज नहीं है, A2 की जगह X2 हो गया। A1 की कॉस्ट कितनी है, नो डाउट -m, और X2 की कॉस्ट यहां से लेंगे वो -1 है, X2 की कॉस्ट -1 है। अब ये टेबल कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले की रॉ कैलकुलेट करते हैं। 7 की एलिमेंट है, इस की एलिमेंट से पूरी रॉ में डिवाइड करते हैं। 7 by 7 1 1 by 7 दिस इज 7 by 7 1 0 by 7 0 -1 by 7 एंड 0। ये आपकी सेकंड रॉ आ गई। अब हमें फर्स्ट रॉ कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट रॉ बेसिकली हमने क्या कहा था, फर्स्ट रॉ के लिए इसकी फर्स्ट रॉ से ही ये फर्स्ट रॉ कैलकुलेट होगी। क्या करना है, फर्स्ट रॉ से फर्स्ट रॉ कैलकुलेट होगी। ये जो फर्स्ट रॉ है 4 2 1 -1 0 1 4 2 1 -1 0 1 4 2 1 -1 0 1, इसी से ये फर्स्ट रॉ कैलकुलेट करेंगे। इसमें से माइनस करनी है कौन सी रॉ, ये रिड्यूस रॉ जो है इसे माइनस करनी है। इस फर्स्ट रॉ में से फर्स्ट रॉ कैलकुलेट करनी है, तो फर्स्ट रॉ से कैलकुलेट होगी। क्या माइनस करेंगे, इस फर्स्ट रॉ में से जो रिड्यूस रॉ है ये, इसे माइनस करेंगे। कौन सी, 1 by 7 1 0 1 by 7 एंड 0। ये आई थिंक -1 by 7 है, ओके। माइनस करना है किससे मल्टीप्लाई करके, की कॉलम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है बाय मल्टीप्लाइंग की कॉलम एलिमेंट। अब की कॉलम एलिमेंट देखिए, फर्स्ट रॉ में की एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पर 1 है। अगर यहाँ 2 होता तो 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करते, क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, दैट मींस एज इट इज माइनस वाला। भाई 1 से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू तो कुछ चेंज होगी नहीं ना, तो 1 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 4 - 1 ये आपका 3 बनेगा। 2 - 1 by 7 14 - 1 13 by 7 अगेन 1 - 1 0 -1 - 0 -1 दिस इज माइनस प्लस 1 by 7 एंड दिस वन इज 1। ये आपके लगभग आधा काम हो गया। देन हमें ZJ कैलकुलेट करना है। भैया ये जो सॉल्यूशन निकला है ये ऑप्टिमम है या नहीं, पता तो करेंगे नहीं करेंगे। A1 की वैल्यू 3 है और X2 की वैल्यू 1 है। अब ऑप्टिमम है या नहीं ये चेक करना है ZJ - CJ निकाल के। तो क्या करना है, ZJ - CJ के लिए पहले ZJ निकालें, इस कॉलम को इस फर्स्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो -13 by 7m -1 by 7 राइट, ऐसे 0 और -1 ये m हो गया, ये -1 by 7m एंड प्लस 1 by 7 -m को 1 से मल्टीप्लाई किया -m और -1 × 0 0। ये हो गया ZJ। देन ZJ - CJ क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करना है। तो -13 by 7m -1 by 7 प्लस 1, ओके। -1 + 1 0, यहाँ m - 0 m, इसमें से इसे माइनस करें, ऊपर 0 है, -1 by 7m
प्लस 1/7 और ये -m प्लस m 0। अब हमने कहा था m इतना लार्ज है कि ये जो क्या ऐड हो रहा है इससे तो फर्क पड़ता नहीं, यहाँ दिमाग मत लगाएं, हमें ध्यान रखना है इसका 13/7 और 1/7। तो मोस्ट नेगेटिव जो है, जो बड़ी वैल्यू है वही नेगेटिव में छोटी होती है, तो 13/7 डेफिनेटली बड़ा है 1/7 से, तो -13m/7 ये मोस्ट नेगेटिव होगा। तो मोस्ट नेगेटिव वाली जो zj-cj है ये एंटर करेगा। तो अब एंटरिंग वेरिएबल कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला, कौन सा, x1, फर्स्ट वाला एंटरिंग वेरिएबल हो गया। तो यही आपका जो फर्स्ट वाला कॉलम है ये हमारा की कॉलम बन गया। अब डिपार्ट कौन सा करना है ये भी निकालने भैया, तो मिनिमम रेशियो निकालना है। मिनिमम रेशियो कैसे निकलेगा, इस सॉल्यूशन वाले कॉलम में इनको डिवाइड करना है। तो 3 अपॉन, डार्क से लिख देता हूं शायद विजिबिलिटी कम हो, 3 अपॉन 13/7, तो ये हो जाएगा 21 अपॉन 13, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1/7, ये हो जाएगा 7। नो डाउट मिनिमम आपका ये है, तो डिपार्चिंग वेरिएबल a1 होगा, डिपार्चिंग वेरिएबल a1 है, a1 डिपार्च हो गया। तो ये वाली आपकी जो रॉ है ये आपकी की रॉ बन गई। ये कॉलम में और इस रॉ में एक एलिमेंट कॉमन है, वो है 13/7, तो 13/7 आपका की एलिमेंट हो गया। अब इस की एलिमेंट का यूज करके हमें नेक्स्ट टेबल कैलकुलेट करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है की एलिमेंट, ठीक है। तो एंटरिंग में x1 एंटर करेगा और a1 डिपार्च करेगा, a1 को बाहर निकालना है। तो मैंने पहले भी कहा था, जब a1 a2 आर्टिफिशियल वेरिएबल एक बार बाहर गया तो गया, वापस अंदर नहीं आना है, गलती से भी गलती ना हो, इसलिए आर्टिफिशियल को पूरी तरह बाहर कर दो। और बाहर करने का तरीका एक ही है कि भैया जो आर्टिफिशियल का जो कॉलम है इसको हटा दो, गलती से भी गलती ना हो, गई गलती से आ गया, गलती अपने कुछ कैलकुलेशन एरर ही हो गई और a1 एंटर कर गया तो सब कबाड़े हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, थर्ड सिंप्लेक्स टेबल कैलकुलेट करनी है, राइट। फिर से वही बेसिक स्ट्रक्चर बना है, CB XB B x1 x2 s1 s2। बड़ा आराम, थोड़ा सा कंफर्टेबल मामला हो गया कि वो जो m की पनौती थी वो खत्म हो गई। क्यों, क्योंकि वो आर्टिफिशियल के करस्पॉन्ड जो कॉस्ट आ रही थी वो m थी, और बहुतों को ये m वाली कैलकुलेशन करने में, जहां x y, जैसे हमारे कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी दिक्कत रहती है, जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के रहते हैं उनको ये जो कैलकुलेशन, अरिथमेटिक कैलकुलेशन, अलजेब्रिक कैलकुलेशन करने में समस्या रहती है, x y जहां आ जाए तो ये m वाली कैलकुलेशन थोड़ी दिक्कत हो सकती है, थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां से अब m का मामला खत्म हो गया। जिनको m में दिक्कत है उनके लिए एक मेथड है, वो है टू फेज मेथड, वो भी आप ढंग से देख सकते हैं कि वहां m कहीं नहीं आता है, वहां सिंपल कैलकुलेशन चलती है। तो cos to -1 0 0, राइट, कोई सेम स्ट्रक्चर लिख दिया। अब a1 को रिप्लेस करना है किससे, x1 से। a1 रिप्लेस हो रहा है x1 से, सेकंड x2 एज इट इज है, दोनों की कॉस्ट -1 है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम आ रहे हैं टेबल पे वापस। पहले की रॉ कैलकुलेट करनी है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, की एलिमेंट से डिवाइड करने पर हमें न्यू की रॉ मिलेगी, रिड्यूस की रॉ मिलेगी। तो 13/7 से डिवाइड करना है इस पूरे को, तो 3 अपॉन 13/7 करेंगे तो 21 अपॉन 13, ये 1 हो जाएगा, 0 होगा, यहाँ उल्टा हो जाएगा विद नेगेटिव साइन, तो -7 अपॉन 13, और यहाँ 1/7 अपॉन 13/7 करेंगे तो 1/13 आएगा। तो ये जो फर्स्ट रो तो आराम से कैलकुलेट हो जाती है भैया, एक रो जो है ना जिसमें डिवाइड करने पर निकलती है वो तो बड़े आराम से निकल जाती है। दूसरे रो में बहुत टाइम लेके कैलकुलेट करना, क्योंकि अगर मिस्टेक होती है तो बता दूं आपको वापस पकड़ में मुश्किल से आती है, इसलिए कोशिश करें कि गलती ना हो। हाँ, अब हमें सेकंड रो कैलकुलेट करनी है, सेकंड रो इसकी सेकंड रो से आएगी, तो 1 2 3 4 5 एलिमेंट लिख दें। 1 1/7, 1 0 -1/7, 1 1/7, 1 0 -1/7। वापस चेक कर ले हर बार कि कहीं नोट करने में मिस्टेक नहीं हो रही है। मैंने पहले भी कहा था आपको लास्ट वीडियो में भी कि
कोशिश करें कि दोनों पेज के दोनों साइड जो है, मतलब फुल पेज जो होता है लेफ्ट ओपन करने के बाद कॉपी को, लेफ्ट साइड और राइट साइड फुल पेज में क्वेश्चन को सॉल्व करें। कहीं पेज पलटकर पीछे लिखने की स्थिति ना हो, उससे बचें कि उससे कुछ एरर से बचाया, तो मान लीजिए भूलों से बचाया जा सकता है। हाँ, तो ओल्ड रो लिखी मैंने, तो ये कैलकुलेट करनी सेकंड रो से कैलकुलेट होगी। इसमें से माइनस करना है किसे, इसमें से माइनस करना है रिड्यूस्ड की रो को। 21/13 1 0 -7/13 एंड 1/13। इसे माइनस करना है किससे, मल्टीप्लाई करके की एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है दैट इज की कॉलम एलिमेंट, ये एलिमेंट कहलाता है। सेकंड रो में कैलकुलेट करनी है, सेकंड रो का जो एलिमेंट है वो की कॉलम एलिमेंट है। तो ये 1/7 है, इंटू 1/7 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई 1/7, ये 1/7, इन्हें 1/7 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। तो 7 3 = 21, तो 13 - 3 10, तो फाइनली आ गया ये 10/13। ये 0 ये 1, यहाँ पर 7 7 कैंसिल हो रहा है, माइनस माइनस प्लस 1/13, और यहाँ 7 7 कॉमन आ रहा है, 13 + 1 14, माइनस तो -2/13। तो ये आपके रो बन गई 10/13 0 1 1/13 एंड -2/13। फिर चेक कर लें कि ये सॉल्यूशन जो है ये ऑप्टिमम है क्या भैया। कैसे चेक करेंगे, ZJ कैलकुलेट करना है, देन ZJ - CJ कैलकुलेट करना है। ये ZJ आ गया, ये ZJ - CJ लिखा है, ठीक है। हाँ, ZJ कॉस्ट वाले को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें तो -1, इसे मल्टीप्लाई करें -1, यहाँ -1 को -7/13 से करेंगे तो 7/13 और -1/13 तो 6/13 आ गया। ये -1/13 प्लस 2/13 तो 1/13 आ गया। इसमें से cos को माइनस करते हैं, -1 + 1 0 0 6/13 एंड 1/13। ऑल ZJ - CJ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बल्ले बल्ले यहाँ तक हो गया मामला खत्म अपना। यहाँ प्रोसेस टर्मिनेट हो गया। जो सॉल्यूशन आया है वो आया है x1 = 21/13, x2 = 10/13। दैट्स इट, ये खत्म। बस सॉल्यूशन लिखना मत भूलना भैया, लिखने के भी नंबर कट जाते हैं। जो आंसर आया है उसे लिखोगे ना पूरा, तो क्या सॉल्यूशन आया, ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ऑप्टिमम सॉल्यूशन या ऑप्टिमल सॉल्यूशन, x1 = 21/13, x2 = 10/13। दो तरीके हैं, या तो सीधा मिनिमम z लिख दो, मिनिमम z = x1 + x2, तो क्या हो गया 21/13 + 10/13 दैट इज 31/13। दूसरा तरीका मैक्सिमम z डैश निकाले, कितना था -x1 - x2, वो डेफिनेटली -31/13 आएगा। और मैक्सिमम z डैश जो है, तो मिनिमम z जो होगा वो माइनस ऑफ मैक्सिमम z डैश के इक्वल होगा। भाई z डैश क्या था, z डैश क्या था, -z। तो इसको वापस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, तो मिनिमम z आएगा 31/13। तो सीधा मिनिमम z निकाल सकते हैं या मैक्सिमम z डैश निकाल के उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लें। क्यों, क्योंकि एक्चुअल प्रॉब्लम आपकी मिनिमम में है ना कि मैक्सिमम में है। तो आंसर तो आपको इसका चाहिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, x1 की वैल्यू इतनी है, कॉस्ट इतनी है, x2 की वैल्यू इतनी है, कॉस्ट इतनी है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका सॉल्यूशन निकलेगा। और इतना प्रॉब्लम नहीं, मैक्सिमम वाली प्रॉब्लम का। फिर मिनिमम को सॉल्यूशन निकालने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, और इस प्रॉब्लम किसका, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करनी पड़ी आई थी। तो फाइनली अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करें। थैंक यू।